इसलिए वहाँ पर आंदोलन हो रहा है। और सरकारें लगी हुई हैं कि नहीं साहब अभी तो हमें और खनन वगैरह करने दो। उत्तर प्रदेश, बिहार में, राजस्थान में, दिल्ली में, हरियाणा में 55-60 डिग्री में जी लोगे, ये बता दो तुम्हारे एसी काम करने वाले हैं? एक बार को कल्पना ही करके देखो तुम्हारे एसी का क्या होगा 60 डिग्री में। एसी पिघल गया होगा। वैसे भी घर में नहाने को तो छोड़ दो, पीने को भी पानी नहीं होगा। नन्ही गौरैया का सोचो उसका क्या होगा। पेड़ नहीं और तापमान 55-60, उसका क्या होने वाला है? एक बार को सोचो, उसका दर्द सोचो। ये में नहीं बात समझ में आ रही और किसी सरकार में दम नहीं है कि ये बात खोल के बोले। एक भी तुम्हारी सेलिब्रिटी है जो ये बात कर रही हो तो तुमने उनको सेलिब्रिटी क्यों बना रखा है? एक भी तुम्हारा नेता है जो ये बात कर रहा हो, तुमने उनको नेता क्यों बना रखा है? एक भी मीडिया चैनल है जो ये बात कर रहा हो, नहीं तो तुम उनको देखते क्यों हो? जिस सबसे मुझे अफसोस होता है जिस बात का, जो ये करतूतें कर रहे हैं वो सबसे बाद में मरेंगे। सबसे पहले इंसानों में मरेंगे जो सबसे गरीब हैं। नमस्ते सर, मेरा प्रश्न लद्दाख से है। सोनम वांगचुक जी क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक क्लाइमेट फास्ट कर रहे हैं और ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है जहाँ पर वो इस पृथ्वी के साथ जो भी कुछ हो रहा है उसको लेकर जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं देख रहा हूँ कि उनके सारे एफर्ट्स के बाद भी उन्हें आम आदमी से इतना समर्थन या सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ऐसा क्यों है? आम आदमी को पहले पता तो होना चाहिए ना कि क्लाइमेट क्राइसिस पूरी है क्या, तब समर्थन देगा ना। वो जो कर रहे हैं सोनम वांगचुक जी, वो तो एक मुद्दे पर कर रहे हैं। उस मुद्दे से जब इस देश के आम आदमी को कोई रिश्ता ही नहीं है तो लोगों की नज़र में ये एक छोटी सी बात है। वैसे भी लद्दाख दूर दराज का इलाका है, आबादी भी वहाँ बहुत कम है। एक छोटे शहर जितनी पूरे लद्दाख के विस्तार की आबादी है। आम आदमी को अगर पता हो कि दुनिया में अगर अभी 800 करोड़ लोग हैं और उसमें से 300 करोड़ लोग हैं वर्तमान में ही जिनको ठीक खाना नहीं मिल पाता है, 240 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको खाना मिल भी पाएगा कुछ निश्चित नहीं होता है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं। और लगभग 80-90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अनिवार्यतः भूखे सोते हैं। ये बात आम आदमी को पता है क्या? इसका क्लाइमेट से क्या रिश्ता भी बताऊंगा। 800 करोड़ की दुनिया की आबादी, उसमें से 300 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको खाना मिल तो रहा है पर वो खाना पोषण में कमज़ोर है, ठीक ठाक नहीं है। वो खाना खा करके आप एक स्वस्थ ज़िंदगी नहीं जी सकते। 240 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका पक्का नहीं होता कि उन्हें खाना मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, और 80-90 करोड़ ऐसे हैं जिनका पक्का होता है कि इनको खाना नहीं ही मिलना है। और क्लाइमेट चेंज से जो प्रमुख फसलें हैं सब की सब, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये इनकी ईल्ड में 15 से 25% की कमी आनी है। और ये सारी की सारी कमी जाकर किनके ऊपर टूटेगी? उन्हीं के ऊपर जिनकी परचेजिंग पावर, खरीद पाने की क्षमता सबसे कम है। साधारण डिमांड और सप्लाई का नियम तो जानते हो ना। जब किसी चीज की सप्लाई कम होती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। जब प्राइस बढ़ेगा तो कौन नहीं खरीद पाएगा? अमीर लोग। जो गरीब है वही नहीं खरीद पाएगा। और जो गरीब है वो वैसा है जो अभी ही खाने को नहीं पा रहा। और जो दुनिया के 80-90 करोड़ लोग हैं ना जो रोज भूखे सोते हैं, इनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत में है। और यही लोग, हमारे भारतीय लोग ही, जो या तो भूखे सो रहे हैं या जिनको खाने की आपूर्ति की भी कोई गारंटी नहीं है, या जिनको खाना मिलता तो है पर ऐसा नहीं होता कि उसमें सब पोषक तत्व हों। इन्हें ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि क्लाइमेट के साथ क्या होने जा रहा है।
अरे होगा, कोई आमरण अनशन कर रहा होगा, हमें क्या लेना देना। तुम्हें ये लेना देना कि तुम भूखे मरने वाले हो क्लाइमेट चेंज से, खेतों में फसलें उगनी बंद होने वाली हैं, और जिनकी वजह से खेतों में फसलें उगनी बंद होंगी उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, उनके पास बहुत पैसा है। अपनी आमदनी का वो खाने पर 1 या 2% खर्च करते हैं, बस उनके पास इतना पैसा है। वो 2% पहले खाने पे खर्च करते थे, अब 3% खर्च कर लेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खाने पर सबसे ज्यादा अपनी आमदनी के अनुपात में व्यय गरीब आदमी करता है। अमीर आदमी अपनी आमदनी का 1 या 2% खाने पे खर्च करेगा, और गरीब आदमी अपनी आमदनी का 60-70% लगाता है खाने पर। जब खाना महंगा हो जाएगा क्योंकि आपूर्ति कम हो जाएगी, तो इन गरीबों का क्या होने वाला है। हम तो वैसे भी इस बात पर बड़ा फख्र अनुभव करते हैं ना कि भारत में इतने करोड़ लोगों, कितने 80 करोड़ है ना, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दिया जाता है। ये वो लोग हैं जिनके पास खाने के पैसे नहीं हैं। हमारी 2/3 आबादी ऐसी है जिसके पास ठीक से खाने के पैसे नहीं हैं, और क्लाइमेट चेंज की गाज सबसे ज्यादा इन पे गिरने वाली है। लेकिन इनको झुंझुना थमा दिया गया है, तमाम तरह के मनोरंजन दे दिए गए हैं, धार्मिक कलाबाजियां दे दी गई हैं, तो इन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा कि भविष्य इनके लिए कितना भयावह है। और ये भविष्य भयावह किनके कारण होने जा रहा है? उनके कारण होने जा रहा है जिनके पास पहले ही पैसा है, और जो और पैसे की हवस में लद्दाख जैसी जगहों का दोहन करना चाहते हैं। जैसे हसदेव का जानते हो ना, वहां क्यों काटे जा रहे हैं जंगल? इसे थोड़ी जंगल काटे जा रहे हैं कि धूप नहीं आती थी, ठंड बहुत लगती थी, जंगल काट दो धूप आएगा। वहां इसलिए काटा जा रहा है कि नीचे खनिज है, मिनरल्स है, उन्हें निकालना है। वैसे ही लद्दाख में भी कुछ क्षेत्र हैं जो मिनरल रिच हैं, इसीलिए लद्दाख को स्वायत्तता नहीं दी जा रही है। वो कह रहे हैं कि भाई हमें देखने दो, हमारी जगह है, कि हमें इसका क्या करना है। करें नहीं, हम देखेंगे। जो दोहन करेंगे वहां पर जाकर के उन मिनरल्स का, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भूखे नहीं मरने वाले। लेकिन जो बेकसूर है, गरीब है, वो भूखा मरने वाला है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये बात हमें नहीं समझ में आ रही है। भाई फसलें एक निश्चित तापमान पर होती हैं, और फसलें एक निश्चित गर्मी पानी के पैटर्न में होती हैं। ये नहीं जानते हो क्या? खड़ी फसल पर पानी पड़ जाए क्या होता है, और जिन दिनों में बीज डलना है और बुआई होनी है उन दिनों में अगर पानी पड़ जाए तो क्या होता है, और पानी ना पड़े तो क्या होता है। ये सब नहीं जानते हो क्या? वो पूरा जब वेदर पैटर्न डिसरप्ट हो जाएगा तो कौन सी फसल होने वाली है। 365 में से 314 दिन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के थे पिछले साल भारत में। 365 में 314 दिन, माने एक भी दिन ऐसा नहीं था जब देश में कहीं ना कहीं कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट ना हुआ हो। एक्सट्रीम वेदर इवेंट क्या होता है? 2 तरीके का होता है। एक होता है टेम्परेचर का, एक होता है प्रेसिपिटेशन का। टेम्परेचर और रेनफॉल, उसमें आप फिर साथ में साइक्लोन वगैरह भी जोड़ सकते हो। या तो गर्मी बहुत ज्यादा है कहीं ना कहीं, या बारिश बहुत ज्यादा है, बहुत कम हो रही है कहीं ना कहीं, या फिर कहीं पर जबरदस्त अंधड़ तूफान चल रहा है। इसमें फसलें होंगी, पर आम आदमी को बात समझ में नहीं आ रही है। आम आदमी मनोरंजन में व्यस्त है। आम आदमी के पास दूसरे मुद्दे, अगर चुनाव आ रहा है, इसमें और तमाम तरीके के टीवी में आ रहे मनोरंजन, वो देखने हैं। ये मैंने खाने की बात करी। अभी ये जब हम भूखे लोगों की बात कर रहे हैं, बड़ा एक रोचक, ट्रेजिक लेकिन रोचक आपके सामने आंकड़ा रख रहा हूं। दुनिया में करीब 50-60 करोड़ बच्चे हैं जो कुपोषित हैं। उन 50-60 करोड़ में 10-20 करोड़ ऐसे हैं, या 8-10 करोड़, जिनको वेस्टेड कहते हैं। कुपोषित है उन्हें स्टंटेड वाले बोल देते हैं, और जो उनसे भी गई गुजरी हाथ में उन्हें बोलते हैं वेस्टेड। और जितने वेस्टेड बच्चे हैं दुनिया में, लगभग उतने ही ओबीज और ओवरवेट बच्चे भी हैं। माने एक तबका है जिसके बाद इतना ज्यादा है कि उसके बच्चों की समस्या यह है कि ऐसे मोटे मोटे थुल निकल रहे हैं, और एक बहुत बड़ा तबका है जिसके बच्चों के पास खाने को नहीं है। जिनके खाने को नहीं है उनकी तादाद बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। ये जिन भूखे लोगों की मैंने बात करी ना, आपको क्या लगता है दुनिया ज्यादा प्रॉस्परस हो रही है, समृद्ध हो रही है? जिन भूखे लोगों की मैंने बात करी, पिछले 5 साल में ही इनकी तादाद में 20 करोड़ की वृद्धि हो गई है। दुनिया में भूखों की संख्या बढ़ती जा रही है, और उसका बहुत बड़ा कारण क्लाइमेट चेंज है। हम भूखे मर रहे हैं,
हमारे भाई बहन भूखे मर रहे हैं और उसका कारण क्लाइमेट चेंज है, और हम उसकी बात भी नहीं करना चाहते। ये मैंने अभी खाने की चीजों की बात करी, अब पीने की चीज पर आ जाओ, पानी। दुनिया के 100 शहर हैं जिनमें एक्सट्रीम वाटर स्केर्सिटी होने वाली हो, जो बेंगलोर में भी देख रहे हो ना, हाँ वो चीज। और उनमें से 30 शहर भारत में हैं, और भारत के 30 शहरों में बेंगलोर का नंबर तो टॉप 10 में आता भी नहीं है, या शायद 10वें नंबर पर होगा, देख के बोलना। और हमें होश नहीं है, हम सिर्फ भूखे ही नहीं, प्यासे मरने वाले हैं। और अगर इस बात के लिए कहीं कोई आंदोलन हो रहा है तो हमारे कान पे जूं नहीं रेंग रही है। ठीक बोल रहा हूं? इस लिस्ट में 10वें नंबर पे है, पर इसके अलावा भारत के 30 शहर हैं इसमें। हाँ, मैं इनके नाम लूँ अभी यहाँ पे? हाँ, हाँ। जी, कम से कम जो पहले 5 है उनके तो लो। जी। जयपुर, इंदौर, थाने, वडोदरा, श्रीनगर, और इसके अलावा फिर बाकी अन्य राज्यों से भी अलग अलग शहर हैं। हम भूखे और प्यासे दोनों मरने वाले हैं। बस ये है कि जिनके पास पैसा है वो कहेंगे चलो पानी की बोतल 1000 रुपए की भी आ रही है तो ले लेते हैं, गरीब क्या करेगा। और भारत देश तो अभी भी गरीबों का ही है। फिर याद करिए कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दिया जा रहा है, माने सब गरीब हैं। इनका होने क्या वाला है हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, हमारा क्या होने वाला है। हमें तरह तरह के नशे दे दिए गए हैं और उनमें धुतते हैं हम। क्लाइमेट चेंज के इतने तरह के उपद्रव हैं, ऐसे ऐसे परिणाम हैं, मुझे समझ में नहीं आता मैं कौन सा छोर पकड़ूं, कहां से बात शुरू करूं, किधर को ले जाऊं। सूखने से पहले बाढ़ आएगी, क्योंकि जब ग्लेशियर पिघलेगा तो पहले पहल क्या आती है, तो पहले तो बाढ़ आएगी। पहले बाढ़ आएगी, फिर एकदम पूरा सूखा पड़ जाना है। जिस लद्दाख की वहां पर बात हो रही है भाई, वो हिमालय का हिस्सा है। जब ग्लेशियर पिघलेगा तो पहले पहल क्या होगा, भारत की 150 करोड़ की आबादी में से आधी से ज्यादा जो हिमालयन रिवर्स हैं उन पर आश्रित है, पूरा उत्तर भारत। और ज्यादातर उत्तर भारत की नदियां हिमालय से ही अपना पानी पाती हैं। जब इतनी तेजी से ग्लेशियर पिघलेगा तो बाढ़ आएगी, और उसके बाद कुछ नहीं। अपनी नदियां देखने को तरस जाओगे, नदियां नहीं है। और ये बहुत आगे की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये बात हम अभी की कर रहे हैं। ये सब कुछ अगले कुछ सालों में, कुछ दशकों में होने जा रहा है। लद्दाख में ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण जो वहां के की झीलें हैं और तालाब हैं वो खतरनाक स्तर तक भर गए हैं। जब उतना भर जाते हैं तो फटते हैं, और जब फटते हैं तो निचले इलाकों में बाढ़ आती है। वैसे ही कुछ हुआ था कुछ साल पहले, कितने साल पहले आप देख लीजिएगा, कि वहां पर एक भारी झील भर गई थी। तो इन्होंने, सोनम वांगचुक ने कहा कि एक दूसरे तरीके से इसमें साइफनिंग कर देते हैं पानी की। सरकार मानी नहीं, सरकार ने उसमें ब्लास्ट कर दिया, नीचे खूब तबाही आई, फसलें उड़ गईं, पुल उड़ गए, जान माल हर तरह की तबाही हुई। फिर बाद में सिक्किम में वैसी स्थिति आई तो इनको बुलाया गया, उनको कहा गया कि आप जिस साइफनिंग की बात कर रहे हो कर दीजिए ताकि जल स्तर थोड़ा कम हो जाए तो बच जाएं हम। बात समझो, आप नहीं समझ सकते कि कितनी बर्फ जमा है ये हिमनदों में। इन्हें हिमनद बोलते हैं, कि एक नदी में कुल जितना पानी हो सकता है उतना पानी एक ग्लेशियर में है, हिमनद। और वो पानी जब पिघलेगा तो क्या होगा, कैसी तबाही आएगी, और पिघल रहा है। और उसके पिघलने से मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि एक बहुत गंदा फीडबैक साइकिल शुरू होता है। बर्फ का रंग सफेद होता है, बर्फ पर जब धूप पड़ती है तो बर्फ उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन जैसे जैसे बर्फ पिघलती जाती है, और बहुत तेजी से पिघल चुकी है, पिघल रही नहीं है, पिघल चुकी है, वैसे वैसे बर्फ के नीचे की जो मिट्टी और चट्टाने हैं वो एक्सपोज होते जाते हैं और वो सूरज की रोशनी को सोखते हैं।
बर्फ नहीं सोखती, वो सोखते हैं। जब वो सोखते हैं तो गर्म होते हैं, वो गर्म होते हैं तो बर्फ और पिघलती है। जब बर्फ और पिघलती है तो रॉक्स और ज्यादा एक्सपोज होती हैं। जब रॉक्स और ज्यादा एक्सपोज होती हैं तो वो और ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करती हैं। जब वो और ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करती है, बर्फ और पिघलती है, बर्फ और पिघलती है तो और ज्यादा रॉक्स एक्सपोज होती हैं। ये एक ऐसे निगेटिव फीडबैक साइकिल चलता जाता है। और वही जो पानी है जो पिघल रहा है, जब उस पर धूप पड़ती जाती है और तापमान बढ़ता जाता है तो पानी क्या बन जाता है? भाप, वाटर वेपर, H2O। और H2O अपने आप में ग्रीन हाउस गैस होती है। ग्रीन हाउस गैस कोई सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं ज्यादा बड़ी ग्रीन हाउस गैस मीथेन है। N2O, H2O, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ओशंस हमारे कार्बन सिंक्स हुआ करते थे, वो अब कार्बन सिंक्स की जगह कार्बन एमिटर्स बन गए हैं, क्योंकि पानी कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। लेकिन उनका तापमान इतना बढ़ गया है कि अब वो कार्बन एमिटर्स होते जा रहे हैं। एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस। बात कुछ कुछ समझ में आ रही है? पानी का जल स्तर, अब ये जो पिघलेगा पानी, जो ये बड़े बड़े ग्लेशियर है, ग्लेशियर सिर्फ लद्दाख में नहीं है, हम आर्कटिक की, अंटार्कटिक की भी तो बात करेंगे। वहां से जो पिघलता है पानी, वो जाता है समुद्रों में, और उससे समुद्रों का जल स्तर क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, हमारे बंबई जैसे शहर बचने वाले हैं क्या? जितने हमारे तटीय शहर हैं, चेन्नई, मुंबई, इन सब की जनसंख्याएं बहुत बहुत खतरे में आ चुकी हैं, और वो खतरा कहीं से टल नहीं रहा है। 2015 में पेरिस में बड़ा समझौता हुआ था, और 2015 के बाद से ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन घटने की जगह और बढ़ गया है। हाँ, जिस गति से पहले बढ़ रहा था उस गति से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन कम नहीं हो रहा और बढ़ रहा है। आप पहले ही एक बहुत खतरनाक हालत में थे, आपकी हालत और खतरनाक हो रही है। और इसको जो वैज्ञानिक हैं, क्लाइमेट साइंटिस्ट्स हैं, वो कह रहे हैं वी आर एक्सिलरेटिंग टूवर्ड्स आवर डूम। वी आर नॉट जस्ट मूविंग टूवर्ड्स आवर डिस्ट्रक्शन, वी आर एक्सिलरेटिंग टूवर्ड्स आवर डिस्ट्रक्शन। जो क्लाइमेट गोल्स हमने अपने लिए निर्धारित करे थे, क्लाइमेट गोल ये है कि भाई हमें रोकना है 1.5 डिग्री पर, जो एवरेज राइज इन टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री पर अगर रोकना है, तो आज आप जितना एमिशन करते हो कार्बन डाइऑक्साइड का, इससे लगभग 42% कम, माने आधा करना पड़ेगा इसको 2030 तक। आपको लग रहा है कोई भी सरकार दुनिया भर में गंभीर है ये करने में? 1.5 डिग्री छोड़ दो, अगर 2 डिग्री पर भी रोकना है तो आपको 28% कम करना पड़ेगा। कम छोड़ दो तो बढ़ रहा है, माइनस में जाने की जगह तो और प्लस में जा रहा है। लेकिन आम आदमी को इससे फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी के पास झुंझुने हैं और न जाने कहां पर मगन है, कौन से उसके पास मुद्दे हैं। देखो ना टीवी में, सोशल मीडिया में कौन से मुद्दे चल रहे हैं। उनसे क्लाइमेट चेंज की बात करो तो कहते हैं हाँ, होक्स है, होक्स। यही होंगे जो मरेंगे सबसे पहले। पिछले 40 सालों में हम अपनी आधी से ज्यादा वाइल्ड लाइफ खत्म कर चुके हैं। क्यों? डिफॉरेस्टेशन, जो कि क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा कारण है। आप ये समझ पा रहे हो? पृथ्वी पर जीव जंतुओं की जितनी प्रजातियां हैं, उनमें से आधी से ज्यादा हमने सिर्फ पिछले 40 साल में खत्म कर दी, हमेशा के लिए। वो अब कभी लौट के नहीं आएंगे। और खत्म करने की दर हर साल के साथ बढ़ती जा रही है। क्योंकि हमें अपनी आबादी बढ़ानी है। आम आदमी तो इसमें लगा हुआ है ना, मैं, मेरा घोंसला, घोंसले में मैं, मेरी चिड़ैया और हमारे अंडे।
इस पूरी चीज का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या। एकमात्र कारण आप कह सकते हो जनसंख्या है। बाकी आप रिसाइकलिंग और प्लास्टिक और इस तरह के झुंझुने बजाते रहो, उससे कुछ नहीं होगा। मैं आपको वो दिखा चुका हूं कि इस तरह के झुंझुने जो आप बचाते हो ना और बोलते हो मैं क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए ये सब कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं कि मैं 1 किलोमीटर गाड़ी कम चलाता हूं और मैं घर में इस तरह के बल्ब लगाता हूं और मैं प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करता हूं। इन सब कामों को मिला करके भी 5% फर्क नहीं पड़ना, 95% फर्क पड़ना है आबादी से। आबादी नहीं कम होगी तो इस महाविनाश को आप नहीं रोक सकते हो। ये जो पूरा हिमालय का क्षेत्र है, दुनिया भर के वैज्ञानिक कह रहे हैं ये एक इकोलॉजिकल डिजास्टर बन चुका है। इसलिए वहां पर आंदोलन हो रहा है। और सरकारें लगी हुई है कि नहीं साहब अभी तो हमें और खनन वगैरह करने दो। जब आप खनन करते हो उससे कार्बन निकलेगा ना। आप कुछ कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो आप, चाहे आप वो टूरिज्म एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उससे सूट निकलता है। क्या निकलता है? सूट। वो छोटे छोटे महीन टुकड़े होते हैं कार्बन के, जैसे आपके व्हीकल के एग्जॉस्ट से निकलते हैं। वो जब बर्फ पे पड़ेगा तो बताओ क्या होगा? वो जो सूट है, अरे जला हुआ ईंधन, धुआं, वो जब बर्फ पे पड़ेगा धुआं तो क्या होगा? बर्फ कैसी हो जाएगी? बर्फ काली होते ही क्या करेगी? हीट एब्जॉर्ब करेगी। हीट एब्जॉर्ब करते ही वो पूरी पिघल जानी है। ये हो रहा है लद्दाख में। लद्दाख का बहुत फ्रेजाइल, बहुत कह लो कमजोर एक और नाजुक इकोसिस्टम है। वो नहीं बर्दाश्त कर रहा है ये जो चल रहा है। हम महाविनाश की कगार पर खड़े हुए हैं, लोगों को होश नहीं आ रहा। लोग किस में मगन हैं कि हमें तो जीडीपी चाहिए, जीडीपी, क्योंकि विकास माने जीडीपी होता है। इस साल में ही, अब भविष्य की नहीं वर्तमान की बात, इस साल में ही भारत के जीडीपी को 10% की चोट पड़ी है मात्र क्लाइमेट चेंज के कारण। और आगामी वर्षों और दशकों में ये चोट 30 से 40% की हो जानी है। अब गिन लो कि कितने ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। इससे जो आपकी व्यवस्था पे, शरीर पे और सेहत पे असर पड़ना है, मैं क्या बताऊं। 2 डिग्री औसत बढ़ोतरी की बात हो रही है तापमान की, 2 डिग्री औसत। और वो औसत बढ़ोतरी माने ये नहीं होगा कि दिन में और रात में सब में 2 डिग्री बढ़ जाना है। वो जो ज्यादातर तापमान बढ़ेगा वो दिन में बढ़ेगा, रात में लगभग उतना ही रहना है, थोड़ा सा बढ़ेगा। इसका मतलब दिन में बढ़ेगा 4 डिग्री, और जिस दिन एक्सट्रीम वेदर इवेंट होगा उस दिन बढ़ेगा 8 डिग्री। उत्तर प्रदेश, बिहार में, राजस्थान में, दिल्ली में, हरियाणा में 55-60 डिग्री में जी लोगे। ये बता दो तुम्हारे एसी काम करने वाले हैं? एक बार को कल्पना ही करके देखो तुम्हारे एसी का क्या होगा 60 डिग्री में। एसी पिघल गया होगा। ये जो स्प्लिट एसी होते हैं उनकी जो यूनिट ऊपर रखी होती है, ऊपर जाके देखोगे तो उसमें से धुआं निकल रहा होगा, वो तार वार सब पिघले पड़े होंगे और ऊपर जा ही नहीं पाओगे। दोपहर में 12-1 बजे देखने भी नहीं जा पाओगे ऊपर की एसी काम क्यों नहीं कर रहा है। ऊपर जा रहे होगे, सीढ़ियों पे लड़खड़ा के गिर जाओगे। वैसे भी घर में नहाने को तो छोड़ दो, पीने को भी पानी नहीं होगा। गाड़ी बाहर खड़ी होगी, जाओगे देखोगे टायर फट चुके हैं और पिघल करके चिपक चुके हैं, क्योंकि 2 डिग्री औसत है भाई। लोग कहते हैं 2 डिग्री 2 डिग्री, तो 2 डिग्री नहीं है। उस 2 डिग्री का मतलब है हफ्ते में एक दिन 8 डिग्री और प्रतिदिन 4 डिग्री, क्योंकि इक्वल राइज नहीं है। 2 डिग्री तो एवरेज आउट होके हो रहा है। रात में 0 है तो दिन में 4 है, तब एवरेज 2 आएगा। और जो ये रेंज ऑफ टेम्परेचर बढ़ेगा वो संभाल कैसे पाओगे?